हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस। और हम आज का सेशन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक all my dear students, all my really lovely, wonderful and dear students, जो फीडबैक, जो प्यारे प्यारे फीडबैक आप लोग मुझे दे रहे हैं वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं दिन पर दिन एडिटोरियल सेशंस को और बेहतर और रेगुलर तरीके से लेके आने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोग अपनी वोकैबुलरी को भी और अपने एडिटोरियल एनालिसिस, अपनी कॉम्प्रिहेंशन, सभी चीज़ों को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करके अपने सपनों को पूरा कर सके और अपना जो भी फेवरेट जॉब है आपका या जो आपका प्रेफर्ड जॉब है आप उसको पा सके। राइट स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एज ऑलवेज वोकैबुलरी से शुरू करेंगे ताकि आप लोग अपने एडिटोरियल को और बेहतर समझ सकें। द फर्स्ट वर्ड इज कंटेम्प्ररी। पहला वर्ड है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है सबसे पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। कंटेम्प्ररी का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, ठीक है। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, नॉट द प्रेजेंट टाइम, एक्चुअली बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम मतलब मॉडर्न भी हो सकता है। जैसे अगर मैंने कहा कि यू एंड आई आर कंटेम्प्रेरीज, मतलब हम सेम टाइम को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने कहा, मान लो कि यू कैन से दो कोई भी एक्टर्स की बात कर लो जो सेम टाइम के है ना, तो हम उन दोनों को कंटेम्प्रेरीज कहेंगे। फ्रीडम फाइटर्स की बात अगर हम करें, कोई भी दो फ्रीडम फाइटर जो एक ही समय पर दोनों साथ में रहे हैं तो हम उनको कंटेम्प्रेरीज कहेंगे, ठीक है। सो कंटेम्प्रेरीज बेसिकली बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक साथ में एक समय में जब दो साथ में लोग रहे हों तो हम उसको कंटेम्प्रेरीज कहते हैं, ठीक है। नाउ कंटेम्प्रेरी, इन दैट सेंस कंटेम्प्रेरीज विल बी यूज्ड एज अ नाउन, ठीक है। अब कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, हमारे लिए जो कुछ भी अभी हो रहा है वो करंट है, कंटेम्प्रेरी है, ठीक है। सो मॉडर्न, करंट, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? आउटडेटेड, जो पुराना हो चुका है, ओल्ड फैशन्ड हो चुका है, ऑब्सलीट हो चुका है, ठीक है। नाउ इसरो फेसेस कंटेम्पररी चैलेंजेस, हम अभी की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे समय का जो चैलेंजेस इसरो फेस कर रहा है, इसरो फेसेस कंटेम्पररी चैलेंजेस इन बैलेंसिंग कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी। मतलब अभी फिलहाल के समय में इसरो कॉस्ट को और रिलायबिलिटी को बैलेंस करने का चैलेंज फेस कर रहा है, ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब आप कितना किसी पर निर्भर रह सकते हैं, है ना, निर्भरता आप कह सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टवर्दी और परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं या फिर जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिन पर आप विश्वास कर सकते हो, है ना, तो उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी, निर्भरता जो हम कहते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी, एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा अनसर्टेनिटी या फिर अनरिलायबिलिटी। नाउ हाई रिलायबिलिटी इज क्रूशियल इन स्पेस मिशंस। हाई रिलायबिलिटी स्पेस मिशंस में बहुत क्रूशल है। स्पेस मिशंस जो भी होते हैं तो उसमें हमें जो रिलायबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सिंक्रोनस, रिलायबिलिटी का ITY एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है, ITY एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है, ठीक है। OUS, सिंक्रोनस, OUS एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। हैपनिंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम और एट द सेम रेट। देखो, कंटेम्पररी में सिर्फ टाइम की बात होती है ना, बिकॉज वहाँ पे टेम्पो है ना, टेम्पो। लेकिन यहाँ पे सिंग मतलब सेम, सिंक्रोनो मतलब एक जैसा या एक समय पर, है ना, एक जैसा या एक समय पर, सिंक्रोनस, ठीक है। साइमल्टेनियस, कॉन्करेंट, साइमल्टेनियस का भी मतलब होता है एक समय पर, एक साथ में, ठीक है। कॉन्करेंट का भी मतलब होता है एक समय पे, ठीक है। एसिंक्रोनस या फिर डिलेड। द PSLV 661 मिशन एम्ड टू प्लेस द सैटेलाइट इन अ सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। PSLV C61 मिसाइल जो है, मिशन जो है, वो क्या किया, उसका एम क्या था कि वो एक सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में प्लेस करें, ठीक है। चलिए, नाउ सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय सर्वेलेंस? ANCE एंडिंग वर्ड नाउन होता है, ठीक है। ANCE एंडिंग वर्ड नाउन होता है। सर्वेलेंस की स्पेलिंग आप लोगों के एग्जामिनेशन में आती है, रादर सिंक्रोनस भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग एरर्स के लिए, ठीक है। सो सिंक्रोनस का स्पेलिंग आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।
सर्वेलेंस का स्पेलिंग ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद में बिना देखे मुझे कमेंट करके बताना, राइट। सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है? क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन स्पेशली फॉर सिक्योरिटी, स्पेशली फॉर सिक्योरिटी, राइट। मॉनिटरिंग या फिर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। किसी चीज पर आप क्लोज ऑब्जर्वेशन रख रहे हो मतलब उसको ध्यान दे रहे हो आप, है ना, उस पर नजर रख रहे हो। आप नजर नहीं रख रहे हो तो आपने उसको इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। द सैटेलाइट वॉज मेंट फॉर डिफेंस सर्वेलेंस, ये सैटेलाइट जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में प्लेस करने की कोशिश की जा रही थी, ये डिफेंस सर्वेलेंस के लिए बनाया जा रहा था, ठीक है। डिफेंस सर्वेलेंस मतलब नजर रखना, किस पर्पस से? डिफेंस पर्पसेस से, ठीक है। इनक्लीमेंट, ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है बच्चों। इनक्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट नहीं, इनक्लीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, थोड़ा सा इंक्रीज, ठीक है। जब हम कहते हैं इंक्रीमेंट, सैलरी में कब इंक्रीमेंट होगा मतलब कब इंक्रीज होगा? वृद्धि, थोड़ी सी वृद्धि, इंक्रीमेंट होता है। लेकिन आर के बदले एल आ गया। इंक्लीमेंट का मतलब होता है अनप्लेजेंट, और खास कर ये वेदर के लिए यूज होता है, मौसम के लिए बताने के लिए कि मौसम खराब है, अनफेवरेबल, सही नहीं है, अनप्लेजेंट है, स्टॉर्मी मौसम है ना, तो हम उसको कहते हैं, हाँ, स्टॉर्मी वेदर ठीक है, हम उसको कहते हैं इनक्लेमेंट। हार्श, सिवियर, प्लेजेंट या फिर माइल्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। द सैटेलाइट कुड ऑपरेट इवन इन इनक्लेमेंट वेदर, कह रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये खराब मौसम में भी काम कर सकता है, ठीक है। सैटेलाइट खराब मौसम में भी काम कर सकता है, ठीक है। चलिए, प्रिवेल करने का मतलब क्या है? प्रिवेल इज अ वर्ब, ठीक है। प्रिवेल करना मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होना, ठीक है। डोमिनेट करना, ट्रायम्फ करना, ठीक है। प्रिवेल का मतलब होता है ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होना, हावी होना भी कह सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेज, आप पॉजिटिव मीनिंग है या नेगेटिव वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। टू एग्जिस्ट और बी वाइड स्प्रेड एट अ पर्टिकुलर टाइम, टू डोमिनेट इन इफेक्ट। इसका दो मीनिंग है, दोनों मीनिंग में फर्क समझिए। प्रिवेल का मतलब होता है एग्जिस्ट करना, ठीक है, किसी समय में एग्जिस्ट करना, और वो भी वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड वे में, बहुत ज़्यादा संख्या में या बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कोई कहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे प्रिवेल करना, ठीक है। लेकिन जब दो चीज़ों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, मान लीजिए हम कह रहे हैं ए प्रिवेल्ड ओवर बी, है ना, तो यानी कि ए जो है वो बी पर डोमिनेट कर गया, प्रिवेल कर गया, ठीक है। सो द सैटेलाइट वॉज बिल्ट टू गैदर क्लियर इमेजेस इवन इफ बैड वेदर प्रिवेल्ड इन द रीजन, है ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर उस रीजन में बुरा मौसम होगा, बैड वेदर होगा, तो भी सैटेलाइट जो है इस तरीके से बनाया गया था कि वहाँ से क्लियर इमेजेस उठा लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए, अब इसका पर्पस क्या है? मान लीजिए अगर जंग हो रहा है ना, लेकिन जहाँ पे जंग हो रहा है वहाँ पे तूफान आ रहा है, या फिर जंग होने वाला है, या सिक्योरिटी इश्यूज है, वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स है, वहाँ पे तूफान आ रहा है, बारिश आ रहा है, स्नो स्टॉर्म आ रहा है, तो क्या उस समय पर भी सैटेलाइट जो है हमें इमेजेस दे सकता है? वो भी क्लियर इमेजेस। अगर नहीं दे पाएगा तो फिर ऐसे वक्त का फ़ायदा दुश्मन हमेशा उठा सकते हैं कि भले ही तूफानी मौसम हो, इसी टाइम पे घुसपैठ कर लो, उसी टाइम पे अटैक कर दो, है ना। तो ऐसे समय पर भी इस सैटेलाइट को इस तरीके से बनाया गया था कि क्लियर इमेजेस मिले, ठीक है। देखो सेंटेंस पढ़ो एक बार। द सैटेलाइट वॉज बिल्ट टू गैदर क्लियर इमेजेस इवन इफ बैड वेदर प्रिवेल्ड, यानी कि उस वक्त उस रीजन में बहुत बुरा मौसम होगा तब भी उस समय हमें क्लियर इमेजेस मिलेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ओके, प्रिवेल इट्स अ वर्ब, हाँ ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया ना। टैक्टिकल, टैक्टिकल का मतलब क्या है? रिलेटिंग टू और यूज्ड फॉर अचीविंग अ शॉर्ट टर्म और इमीडिएट गोल। अगर कोई भी शॉर्ट टर्म या इमीडिएट गोल हासिल करने के लिए आप कोई भी स्कीम, कोई भी प्लान, कोई भी तरीका अपना रहे हो, तो वो कैसा तरीका होगा?
टैक्टिकल तरीका होगा। कैसा तरीका होगा? टैक्टिकल तरीका होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप एग्जाम पास करने के लिए चिट्स लेके जा रहे हो, है ना, शॉर्ट टर्म गोल है कि फटाफट एग्जाम क्लियर कर दो, ठीक है, तो वो टैक्टिकल आपका तरीका हो जाएगा, लेकिन गलत है, ऑब्वियसली फंसोगे तो फिर एग्जाम क्लियर करना दूर की बात है, आपका पूरा फ्यूचर जो है वो दाव पर लग सकता है, खतरे में आ सकता है। ठीक है, सो दैट वाज जस्ट अ वेरी रैंडम एग्जांपल जस्ट टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल शॉर्ट टर्म गोल, इमीडिएट गोल अगर आप पाने के लिए कोई तरीका यूज कर रहे हो तो हम उसको टैक्टिकल कहेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजिक हो गया या फिर कैलकुलेटिव, है ना, अनप्लैंड, रैंडम, इसके एंटोनिम हो गया, बिकॉज यहाँ पे प्लानिंग तो कर रहे हो ना, सो इसका एंटोनिम क्या होगा? अनप्लैंड या फिर रैंडम। द आर्मी यूज्ड टैक्टिकल मैनूवर्स टू आउटस्मार्ट द एनिमी विदाउट एंगेजिंग इन डायरेक्ट कॉम्बैट, है ना। सो आर्मी ने क्या किया? बिल्कुल उसी वक्त सोच के कोई ना कोई स्कीम बनाया, टैक्टिकल, है ना, शॉर्ट टर्म गोल के साथ में। उस वक्त क्या था कि हमें कोई ऐसी चाल चलनी है कि दुश्मन को चकमा दे दे, है ना। टू आउटस्मार्ट द एनिमी मतलब दुश्मन को चकमा देना। ठीक है, द आर्मी यूज्ड टैक्टिकल मैनूवर्स, मैनूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। So the army used tactical maneuvers to outsmart the enemy without engaging in direct combat. Direct combat मतलब लड़ाई में उनको एंगेज नहीं करना था, लड़ाई में एंगेज ही नहीं करना था, दुश्मन को चकमा दे के वहां से निकलना था। ठीक है, सो द आर्मी यूज्ड टैक्टिकल मैनूवर्स टू आउटस्मार्ट द एनिमी विदाउट एंगेजिंग इन डायरेक्ट कॉम्बैट। ठीक है, अच्छा, टैक्टिकल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, द नेक्स्ट वन, ग्लिच। ग्लिच का मतलब क्या है? ये एक नाउन है। ठीक है, अ स्मॉल टेक्निकल एरर और प्रॉब्लम, अ स्मॉल टेक्निकल एरर और प्रॉब्लम। ठीक है, माल फंक्शन, इसको सिनोनिम क्या होगा? माल फंक्शन या फिर फॉल्ट। कोई भी एरर है, माल फंक्शन है, फॉल्ट है ना, ग्लिच। एंटोनिम क्या होगा? कोई भी एरर नहीं है तो परफेक्शन, स्मूथ ऑपरेशन। अ ग्लिच इन द थर्ड स्टेज कॉज्ड द मिशन फेलियर, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो गया था, थर्ड स्टेज में एक ग्लिच की वजह से फेलियर हो गया मिशन का। ठीक है, असर्टन, असर्टन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? वर्ब है ये। ठीक है, असर्टन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बच्चों? वर्ब है ये। टू फाइंड आउट समथिंग विथ सर्टेनिटी, असर्टन मतलब सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता से कोई चीज का पता लगाना। टू फाइंड आउट समथिंग विथ सर्टेनिटी, डिटरमाइन करना या फिर डिस्कवर करना। एंटोनिम क्या होगा? इग्नोर करना, ओवरलुक करना। The cause of the failure is yet to be ascertained. The cause of the failure is yet to be ascertained. मतलब अभी भी failure किस कारणवश हुआ था वो पता लगाना बाकी है। Is yet to be. Yet to be मतलब अभी होना है। ठीक है, होना है, क्या पता लगाना है? ascertain करना है कि failure भाई क्यों हुआ। ठीक है, embark, embark मतलब निकलना, शुरू करना। ठीक है, ये एक verb है, ये एक वर्ब है। एम्बार्क मतलब शुरू करना। टू बिगिन अ जर्नी और प्रोजेक्ट, कोई जर्नी, कोई सफ़र या कोई प्रोजेक्ट को शुरू करने को हम कहते हैं एम्बार्क। इनिशिएट, कमेंस। ठीक है, एम्बार्क भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इनिशिएट तो बहुत सिंपल है। ठीक है, कमेंस भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। कमेंस स्पेलिंग एरर्स में भी आता है। कमेंसमेंट का स्पेलिंग आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? क्विट या फिर कंक्लूड। शुरू करने का एंटोनिम होगा अंत करना, खत्म करना। इंडिया हैज एम्बार्क्ड, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एम्बार्क के साथ में आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा ऑन। एम्बार्क के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन के एरर्स आप सबसे ज़्यादा करते हो, है ना। ग्रामर में हर चीज़ पकड़ में आ जाती है, लेकिन प्रेपोजिशन जो है वो जल्दी पकड़ में नहीं आता। तो साथ साथ पैसेज के हम कुछ कुछ प्रेपोजिशंस करते जाएंगे, ध्यान रखते जाओ, ये एग्जाम में आपके आता है। ठीक है, इंडिया हैज़ एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू सर्वेलेंस सैटेलाइट प्रोग्राम। ठीक है, इंडिया हैज़ एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू सर्वेलेंस सैटेलाइट प्रोग्राम। एक्विजिशन, ION एंडिंग वर्ड है, ये एक नाउन है। ठीक है, द एक्ट ऑफ गेनिंग, ऑब्टेनिंग और अक्वायरिंग समथिंग। द एक्ट ऑफ गेनिंग, ऑब्टेनिंग और अक्वायरिंग समथिंग, कोई भी चीज़ बेसिकली हासिल करना, एक्विजिशन। अटेनमेंट या फिर प्रोक्योरमेंट, ये वर्ड यूज़ करते हैं हम अक्सर। गवर्नमेंट जब भी जैसे मान लो किसानों से भारी मात्रा में अनाज ले रही है ना, कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट परचेज करती है तो हम उसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। ठीक है, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट। इसका एंटोनिम क्या होगा? लॉस या फिर फॉरफीचर। लॉस यानी खो देना, पाना, खो देना। ठीक है,
हासिल करना, खो देना, राइट. सो लॉस या फिर फॉरफीचर. द एक्विजिशन ऑफ सैटेलाइट डेटा इज क्रूशल. सैटेलाइट में जो डेटा है उसको पाना, हासिल करना बहुत ज़रूरी है फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग. मतलब सैटेलाइट में जो भी डेटा है वो मिलना बहुत ज़रूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी और वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी. ठीक है, चलिए. रीमिस, ठीक है, नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग अ ड्यूटी. ठीक है, केयरलेस या फिर नेग्लिजेंट. इट वुड बी रेमिस नॉट टू प्रोवाइड more resources to ISRO. ठीक है. Now students, we have our application on Serene Pathshala on Google Play Store. Sorry, आज मैं थोड़ा फंबल ज़्यादा कर रही हूँ. My 7-month-old baby, he's crying and मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी क्लास को वाइंड अप कर दूँ. ठीक है. So students, yes, we have our application on Serene Pathshala. Sorry. We have our application Serene Pathshala on Google Play Store. ठीक है. इस पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जहाँ पे इन डिटेल ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्पल्स, PQRS सब कुछ कराया जाएगा विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, है ना. तो और अगर आप अपने स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कोई बैच लेना चाहते हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये बैच है. दोनों बैचेस में अगर आप कोड न्यू यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. आई एम सो सॉरी बच्चों. ठीक है, चलिए. टफ टाइमिंग मतलब ऑन इसरो PSLV C61 मिशन. हम इसरो के PSLV C61 मिशन के बारे में बात करेंगे. इंडिया का स्पेस प्रोग्राम. ठीक है. इसरो नीड्स मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट इंडियाज मिलिट्री नीड्स. इसरो को और रिसोर्सेज देना पड़ेगा ताकि भारत का जो मिलिट्री नीड्स है वो उसको सपोर्ट कर सके. इन कंटेम्प्रेरी स्पेस फ्लाइट, मतलब अभी के समय में जो स्पेस फ्लाइट की बात अगर हम करें तो कॉस्ट, रिलायबिलिटी एंड टाइम फॉर्म अ टेंस ट्रायंगल, है ना. एक टेंस ट्रायंगल बन रहा है कि कीमत भी अच्छी रहे, रिलायबिलिटी भी हो. ठीक है, यानी कि निर्भरता भी अच्छी हो और कम समय के अंदर अंदर हमें कोई भी स्पेस फ्लाइट मिशंस जो भी हम करना चाहते हैं वो हो जाए. तो ये तीनों ट्रायंगल जो है ना, ये बड़ा टेंस ट्रायंगल है. कम पैसा भी कम है हमारे पास, कॉस्ट भी खर्चा कम करना है, रिलायबिलिटी भी हमें हाई चाहिए. ठीक है, और हमें कम समय के अंदर अंदर चाहिए. तो भाई आपस में एक टेंस माहौल बन जाता है इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करने में. ठीक है. वेदर मोर मनी कैन एंश्योर मोर रिलायबिलिटी इज ट्रिकी टू आंसर. अब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया तो बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी होगी. ठीक है, इस बात को आंसर करना ट्रिकी है. ठीक है, देखो, वेदर मोर मनी कैन एंश्योर मोर रिलायबिलिटी इज ट्रिकी टू आंसर. मोर सो following the failure of ISRO's PSLV C61 mission to launch the EOS-09 Earth observation satellite into a sun synchronous polar orbit. ठीक है. सो अगर आप बात करेंगे इसरो का PSLV C61 मिशन टू लॉन्च द EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. अर्थ EOS वही है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09. ठीक है, यानी कि अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला सैटेलाइट इनटू अ सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट. ठीक है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट यानी कि जो सन के साथ साथ चले ऐसा सैटेलाइट, राइट. EOS-09 was designed to produce high quality radar images for civilian applications such as land use mapping and hydrology studies and फॉर डिफेंस सर्विलेंस, है ना. तो लैंड यूज मैपिंग को भी लैंड यूज मैपिंग करने के लिए प्लस हाइड्रोलॉजी स्टडीज़ के लिए, राइट. हाइड्रोलॉजी स्टडीज़. सो हाइड्रो हाइड्रो इस रूट वर्ड का क्या मीनिंग है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी स्टडीज़ एंड फॉर डिफेंस सर्विलेंस, डिफेंस पर्पसेस के लिए जो ऑब्जर्वेशन करना है, सर्विलेंस करना है. ठीक है. नाउ इवन इफ इनक्लेमेंट वेदर प्रिवेल्ड, अगर मौसम खराब रहे उस समय भी इस सैटेलाइट का परफॉर्मेंस बना रहे, क्लियर इमेजेस मिले. वेदर प्रिवेल्ड ओवर द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट थैंक्स टू अ सिंथेटिक अपर्चर रेडार एंड अ सी बैंड डेटा लिंक, है ना.
तो हमें क्लियर इमेजेस इंक्लेमेंट वेदर में भी, खराब मौसम में भी क्लियर इमेजेस किसकी वजह से मिलेगा? अ सिंथेटिक अपर्चर रेडार एंड अ सी बैंड डेटा लिंक अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ टेंशंस विद पाकिस्तान। अब अगर अभी हाल ही का समय देखें तो पाकिस्तान के साथ जो टेंशन चल रहा है भारत का, ऐसे समय में अगर हम देखें, सच ऑल वेदर डेटा वुड ऑल्सो हैव इन्फॉर्म्ड टैक्टिकल डिसीजंस। ऐसे ऑल वेदर डेटा का हम टैक्टिकल डिसीजंस भी ले सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म को कंसिडर करते हुए अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाना है, प्लान बनाना है, तो हमारे पास टैक्टिकल डिसीजंस लेने में भी ऐसा डेटा जो हर मौसम में, खराब मौसम में भी हमारी मदद करे, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैड ऑल्सो इन्वाइटेड सेवरल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू द लॉन्च इवेंट, है ना। सो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने क्या किया था? कई एमपीओ को भी बुलाया था इस लॉन्च में। विच वुड हैव बीन अनयूजुअल फॉर अ स्ट्रिक्टली सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यानी कि अगर सिर्फ सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता तो उसके लिए बड़ा अनयूजुअल बात थी। इसरो चेयरमैन वी नारायणन लेटर सेड दैट हिज टीम नोटेड अ ग्लिच। उनकी टीम ने ग्लिच यानी कि एक एरर नोट किया इन द व्हीकल्स थर्ड स्टेज minutes after liftoff that prevented the satellite from reaching its intended altitude। यानी कि ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, जिस हाइट पर जाना था, जो इंटेंडेड ऑल्टीट्यूड था, वहाँ पर पहुँचने से जो सैटेलाइट रुक गया, वो क्या स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे क्या एरर था वो उन्होंने नोट कर लिया था। ठीक है। वाइल द कॉज इज येट टू बी, आखिर कॉज क्या था उस एरर का? एरर तो उन्होंने नोट कर लिया था, लेकिन उस एरर का कॉज क्या था वो अभी भी पता लगाना है। वाइल द कॉज इज येट टू बी असर्टेन, अभी भी पता लगाना है। द फेलियर इज अ रिमाइंडर दैट अ टेक्स्ट बुक लॉन्च ऑफ अ रॉकेट इवन एज वेल अंडरस्टूड एज द PSLV इज नॉट अ गिवन। नॉट अ गिवन मतलब ज़रूरी नहीं है कि जैसा जैसा टेक्स्ट बुक में कोई चीज़ लिखी हो और वैसा वैसे हम कर दें तो कोई चीज़ परफेक्टली सही हो जाएगा, है ना। While the cause is yet to be ascertained, the failure is a reminder। ये फेलियर एक रिमाइंडर है, एक ये याद दिलाने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा जैसा कोई किसी बुक में कुछ लिखा है और हमने फॉलो कर लिया और वैसा करेंगे तो सक्सेस हमेशा मिलेगा ही। ठीक है। इंडिया इज जस्ट एम्बार्क के साथ में फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑन इट्स एम्बिशियस स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस 3 प्रोग्राम टू लॉन्च 52 surveillance satellites. 31 are to be built in the private sector, which still needs ISRO's guidance. अब ये 52 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स में से 31 जो है प्राइवेट सेक्टर में बनने हैं, लेकिन इसरो के गाइडेंस में ही बनेंगे ये। फोकस ऑन द प्रोग्राम ऑल्सो कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। अब इस प्रोग्राम पे और फोकस क्यों हो गया है? हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर के होने की वजह से हमें और पता चल गया है इस बात पे कि इस प्रोग्राम पे फोकस देने की ज़रूरत है। फोकस ऑन द प्रोग्राम कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ऑपरेशन सिंदूर विच revealed at least one gap in the country's space-based military surveillance capabilities when it depended on a foreign commercial operator for more frequent data। जब अभी हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर में जब हमें फ्रीक्वेंट डेटा के लिए डिपेंड करना पड़ा एक फॉरेन कमर्शियल ऑपरेटर पर, ठीक है, तब हमें और ज़्यादा ऐसे सर्वेलेंस सैटेलाइट्स की ज़रूरत महसूस हुई। स्मॉल मार्जिन्स ऑफ एरर इन अ रॉकेट कंपोनेंट्स ऑपरेशंस सेपरेट सक्सेस फ्रॉम फेलियर। छोटे छोटे भी एरर होंगे तो ऐसे एरर इन रॉकेट कंपोनेंट्स ऑपरेशंस सेपरेट सक्सेस फ्रॉम फेलियर, यानी सक्सेस और फेलियर अलग अलग कर देंगे ये, है ना। एंड दस कॉस्ट फ्रॉम रिलायबिलिटी, और इसी तरीके से रिलायबिलिटी और कॉस्ट भी अलग अलग हो जाते हैं। टाइम हाउएवर इज अ सेपरेट मैटर। अब अभी तक हम बात क्या कर रहे थे? कॉस्ट और रिलायबिलिटी की, कि भाई अगर हमने कम कॉस्ट में ज़्यादा रिलायबल प्रोड्यूस कर लिया तो, या हमने ज़्यादा कॉस्ट लगा के ज़्यादा रिलायबल प्रोड्यूस कर पाएंगे क्या, है ना। तो इसकी बात अभी तक चल रही थी। अब हम बात कर रहे हैं टाइम की। टाइम हाउएवर इज अ सेपरेट मैटर, टाइम एक अलग मैटर है ना। द प्रेसिंग नीड फॉर सर्वेलेंस केपेबिलिटीज इफ नॉट इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क ओवर इंडिया means that developers lack the luxury of time
while also coming under greater pressure to deliver across both civilian and military domains. देखो आप लोगों को प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि सेंटेंसेस यहाँ पे इतने बड़े बड़े होते हैं, हमें कनेक्ट करना है, ठीक है. देखो कहाँ से शुरू करेंगे. टाइम हाउएवर इज अ सेपरेट मैटर. अब द प्रेसिंग नीड मतलब जो अभी सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है फॉर सर्विलेंस कैपेबिलिटीज इफ नॉट इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क ओवर इंडिया. यानी कि अगर जो अंडरस्टैंडिंग है हमारा क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क जो है इंडिया पर, है ना, तो इसको अगर इम्प्रूव करने की बात ना करें, मतलब इसको साइड में रखते हुए, मीन्स दैट डेवलपर्स लैक द लग्जरी ऑफ टाइम. मतलब डेवलपर्स जो डेवलप कर रहे हैं ना उनके पास लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है, मतलब इनके पास बेशुमार समय नहीं है. वाइल ऑल्सो कमिंग अंडर ग्रेटर प्रेशर, और ये और ज़्यादा प्रेशर में आ गए हैं टू डिलीवर अक्रॉस बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री डोमेन्स. अब इनको सिविलियन पर्पसेस के लिए भी और मिलिट्री डोमेन्स के लिए भी सोचना पड़ेगा, है ना. दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनको काम करना है, राइट. द PSLV C61 फेलियर फॉलोज द फेलियर इन जनवरी टू प्लेस द NVS-02 navigation satellite into its designated orbit. हम क्या बात कर रहे हैं. The PSLV C61 failure follows the failure in January. जनवरी में ऑलरेडी एक फेलियर हमने देखा और वो क्या था. To place the NVS-02 navigation satellite into its designated orbit. मतलब NVS-02 जो नेविगेशन सैटेलाइट था, ठीक है, इसको अपने ऑर्बिट में रखने का एक फेलियर हम जनवरी में देख चुके. इसके बाद अब ये फेलियर है, ठीक है. बिटवीन एन इंक्रीजिंगली क्राउडेड लॉन्च मैनिफेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग पाइपलाइंस लिमिटेड एक्सेस टू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम. इट विल नॉट बी रेमिस टू इंक्रीज the resources available to ISRO if only to ensure its ability to meet India's military needs while carrying on with other enterprises, all of which are becoming time sensitive. अब सभी कुछ आजकल के हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इंडस्ट्री में सभी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते जा रहा है ना. हमें मिलिट्री एंटरप्राइजेस, मिलिट्री नीड्स का भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है, सिविलियन नीड्स का भी हमें ध्यान रखना है. तो आप देखेंगे इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है. लेट्स रीड इट वंस अगेन. सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है. बिटवीन एन इंक्रीजिंगली क्राउडेड लॉन्च मैनिफेस्ट, मतलब अभी ये जो लॉन्च मैनिफेस्ट है बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ठीक है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा एक्विजिशन, प्रोसेसिंग पाइपलाइन, मतलब कितना समय दिया जा रहा है जो भी डेटा हम एक्विजिशन कर रहे हैं कि उसको कितने टाइम में प्रोसेस करें. लिमिटेड एक्सेस टू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी भरपूर नहीं है ना, उसका भी भरमार नहीं है, लिमिटेड एक्सेस है हमारे पास. एंड द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, इट विल नॉट बी रेमिस टू इंक्रीज द रिसोर्सेज. मतलब हम अगर रिसोर्सेज का इंक्रीज करने की सोच रहे हैं तो इसमें हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं. इट विल नॉट बी रेमिस टू इंक्रीज द रिसोर्सेज अवेलेबल टू इसरो. भाई इतना सब कुछ अगर करना है तो इसरो के पास रिसोर्सेज और देना पड़ेगा. इफ़ ओनली टू एंश्योर इट्स एबिलिटी टू मीट इंडियाज़ मिलिट्री. अगर हम चाहते हैं कि इसरो जो है इंश्योर करे इंडिया का जो भी मिलिट्री नीड है वो भी भरपूर पूरा हो, टू मीट इंडियाज़ मिलिट्री नीड वाइल कैरिंग ऑन विथ अदर एंटरप्राइजेज. अब इसरो को अदर एंटरप्राइजेस के साथ साथ इंडिया के मिलिट्री नीड्स भी अगर जो भी मिलिट्री नीड्स है उसको भी पूरा करना है तो यस रिसोर्सेज हमें बढ़ाना ही पड़ेगा. दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस एंटायर एडिटोरियल, ठीक है. ऑल ऑफ विच आर बिकमिंग टाइम सेंसिटिव. सभी कुछ इसरो अपने जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स कर रहा है सभी उसके अदर एंटरप्राइजेस सब कुछ टाइम सेंसिटिव हो रहे हैं. और उसी के साथ साथ जो मिलिट्री नीड्स का एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है ये भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम सेंसिटिव है ना. तो टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम की कमी हमारे पास है ही, ठीक है. हमें कम समय में, कम से कम समय में हमें कोई चीज़ जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और रिलायबल भी हो, है ना, ऐसा कुछ डेवलप करना है. ऐसा एक टेंस प्रेशर हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, टेंस ट्राइंगल है, ठीक है, इन हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इंडस्ट्री. ये ग्लोबल इंडस्ट्री है ना, तो इसमें इस चीज़ का एक प्रेशर है. नाउ स्टूडेंट्स फटाफट से आप मुझे आज के क्वेश्चंस का आंसर बताते जाएंगे. व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल. ऑप्टिमिस्टिक है, सेलिब्रेटरी है, क्रिटिकल एंड अर्जेंट है या ह्यूमरस है. देखो ऑप्टिमिस्टिक
मतलब हम बोल रहे कि हाँ हाँ नहीं नहीं सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ। सेलिब्रेटरी मतलब हम बोल रहे हैं हाँ चलो वाह वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। सेलिब्रेटरी सेलिब्रेशन टाइप्स है, नहीं हमारा ऐसा कोई टोन नहीं है, हमने कहीं पे भी किसी बात की शाबाशी या किसी बात का उत्सव नहीं मनाया है। सो यस क्रिटिकल है, हमने हर जगह बताया कि इंपॉर्टेंट है, टाइम सेंसिटिव है ना, टाइम कॉस्ट रिलायबिलिटी तीनों चीज़ों को हमें बैलेंस करना है, टेंस ट्राइंगल है। सो यस क्रिटिकल है और अर्जेंट भी है, राइट। हमने बताया कि टाइम सेंसिटिव मार्केट है, ग्लोबल हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट है, ह्यूमरस नहीं है, कहीं पे हंसी मजाक की बात नहीं हो रही है, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द EOS-09 सैटेलाइट, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 था उसका प्राइमरी पर्पस क्या था? टू सपोर्ट मैन्ड मिशंस, for navigation services in urban areas, to produce high quality radar images for civilian and defense applications, या to track climate change exclusively, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे पैसेज पढ़ के बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन द एडिटोरियल है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे, ठीक है। व्हाट इशू डिड ऑपरेशन सिंदूर रिवील अबाउट इंडियाज स्पेस बेस्ड मिलिट्री सर्वेलेंस, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया के स्पेस बेस्ड मिलिट्री सर्वेलेंस के बारे में क्या बात जो है वो रिवील किया? डिपेंडेंस ऑन आउटडेटेड PSLV रॉकेट्स, लैक ऑफ ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स, हमारे पास ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, या हम आउटडेटेड PSLV रॉकेट्स पर डिपेंडेंट है, या फिर हम डिपेंडेंट है फॉरेन कमर्शियल ऑपरेटर्स पे डेटा के लिए कि उनसे हमें डेटा मिले फिर हमें कुछ पता चले, या फिर पुअर क्वालिटी इसरो बिल्ड सैटेलाइट्स। क्या बात ऑपरेशन सिंदूर ने रिवील किया यानी खुलासा किया? यस द आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लिच? ग्लिच इस वर्ड का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? बहुत ईजी है, वोकैबुलरी हम एक बार स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में पैसेज या जो एडिटोरियल है उसको समझते वक्त भी एक बार हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक पहुँचने तक आपको जो वर्ड मैं पूछूंगी उसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। ग्लिच का आप मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, ठीक है, ग्लिच का पार्ट ऑफ स्पीच भी बताएंगे और आंसर क्या है वो भी बताएंगे। अ न्यू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, a minor or unexpected malfunction, a satellite explosion विस्फोट, या फिर a navigation signal। आंसर क्या है फटाफट से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बताएंगे करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इसरो चेयरमैन सेड माई टीम नोटेड अ ग्लिच इन द व्हीकल्स थर्ड स्टेज, ठीक है। इसरो चेयरमैन ने कहा मेरी टीम ने नोट किया एक ग्लिच, माई टीम नोटेड, ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है ना, V2 है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जब हम करते हैं, है ना, डायरेक्ट टू ये डायरेक्ट है, करेक्ट इनडायरेक्ट क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। टेंस चेंज होता है, एक्टिव टू पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है। सिंपल पास्ट जाता है पास्ट परफेक्ट में, मतलब नोटेड बन जाएगा हैड नोटेड, विल नोट नहीं, टीम नोटेड नहीं, टीम नोटेड नहीं, टीम हैड नोटेड, यस दिस इज योर आंसर। यू लुक एट दिस, अगर आप टेंसेस का आइडेंटिफिकेशन करेक्टली कर लेते हैं, मैंने सेंटेंसेस पढ़े भी नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से आप फटाफट से अपने आंसर्स मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब ऑप्शन में दो ऑप्शंस ऐसे आ जाए जहाँ पे हैड नोटेड आ गया, है ना, तब आपको कोई और एरर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको इन दैट केस ऑल्सो सबसे पहले अगर आप नैरो डाउन करेंगे अपने ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट करना है तो जिनमें हैड नोटेड नहीं है उनको एलिमिनेट करना है हमें, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैं फटाफट से ही आज का क्लास वाइंड अप करती हूँ। माई बेबी इज़ ऑलरेडी क्राइंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, मुझे फटाफट से जाना पड़ेगा। टेकिंग योर लीव, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जय हिंद एवरीवन।